आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, गर्दिश के ये दिन कट जाएंगे, सूरज झोपड़ियों में चमकेगा, बच्चे सब दूध में नहाएंगे। ये कविता लिखने वाले गोरख पांडे के सपनों के ये अच्छे दिन जाने कब आएंगे, लेकिन हर 5 साल में जब तक चुनाव आएंगे तब तक हम उम्मीदों का नया संसार सजाएंगे। तो 24 साल के युवा झारखंड ने एक बार फिर उम्मीदों का दिया जलाया है, जानते हुए भी कि देश में सबसे ज्यादा कोयले का रिजर्व भंडार और दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक होने के बाद भी झारखंड का अंधेरा आज तक मिट नहीं पाया। चुनाव आया है तो ताज उछाले जा रहे हैं, तख्त गिराने के दावे किए जा रहे हैं और झारखंड चुपचाप राजनीति के रंगमंच के इन किरदारों को देख रहा है। 24 साल पहले जन्मे झारखंड ने विवादों का वो बवंडर देखा है कि जैसे अब कुछ देखना बाकी ना रह गया। अभी ठीक से बचपन गुजरा भी नहीं था कि राजा की ताजपोशी कर राज्य के रखवाले बनने वाले एक एक कर धराशायी होने लगे थे। मतलब धड़ाधड़ मुख्यमंत्री बदलने लगे थे। फिर वो दिन भी आया कि राजनीति ने एक निर्दलीय को मुख्यमंत्री बनाया और बाद में झारखंड ने उन्हें ही जेल में जाते देखा। है ना दिलचस्प? पर अभी रुकिए, अभी और बहुत कुछ ट्विस्ट आना बाकी है। झारखंड देश का वो राज्य है जहां सिटिंग सीएम भी अपना चुनाव हार जाते हैं, वो भी उपचुनाव जो उन्हें सीएम बनाए रखने के लिए जरूरी था। अब जब बचपन इतना रोमांचक रहा हो तो झारखंड की जवानी भी कम तूफानी कैसे हो सकती है? और चुनाव की रणभूमि में चल रहे एक से एक घातक हथियार उस तूफान का इशारा भी दे रहे हैं। नमस्कार, आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं अदिति नागर आपको झारखंड की राजनीति की पथरीली राहों में लेकर चलूंगी और बताऊंगी आपको कि पहले चरण के रण में क्या कुछ हुआ, किसको खुशी मिली और किसको गम मिला। इंसान की फितरत होती है कोई चीज कितनी भी मिल जाए, हर बार दिल कहता है कि ये दिल मांगे मोर, लेकिन कई बार ज्यादा भी टेंशन दे जाता है। अब झारखंड को ही ले लीजिए। पहले चरण की वोटिंग ने यहां कईयों की धड़कनें तेज कर दी। नेता नगरी का दिल धक धक कर रहा है। क्यों? आइए बताते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 15 जिलों की 43 सीटों पर मतदान हुआ। 683 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। पहले फेज की इन 43 विधानसभा सीटों पर मतदान 66.48% रहा, जबकि 2019 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं सीटों पर 63.75% वोट रहा। मतलब क्या? मतलब ये कि इस बार वोटर कल हो ना हो वाले अंदाज में घर से बाहर निकलकर वोट करने पहुंचे थे। अब ये नहीं पता कि ये बम्पर वोटिंग पिछली सरकार को रिपीट करने के लिए थी या फिर नई सरकार को मौका देने के लिए। तो आइए अब वोटिंग पैटर्न के इस ट्रेंड को भी डिकोड करते हैं। पहले चरण में कोल्हान, दक्षिण छोटा नागपुर, पलामू और उत्तरी छोटा नागपुर इलाकों की सीटों के वोटिंग ट्रेंड देखें तो पिछले चुनाव से करीब 3% मतदान इस बार ज्यादा हुआ। यानी ग्रामीण इलाकों में ज्यादा वोटिंग हुई तो शहरी मतदाता सुस्त नजर आए। सबसे ज्यादा वोटिंग सरायकेला खरसावा जिले में हुई। यहां करीब 76.02% वोटिंग दर्ज की गई। तो लोहरदगा जिले में 73.21% वोटिंग यहां पर की गई। अब हजारीबाग जिले में सबसे कम यानी 62.78% मतदान वहां पर हुआ। इस तरह से बहरागोड़ा, खरसावा और घाटशिला समेत
कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू इलाके की विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं में खासा उत्साह दिखा। ये इलाका ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र माने जाते हैं। वहीं रांची का जिक्र करें, जमशेदपुर समेत अन्य शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत एक्सपेक्टेशन से कम रहा है। जेएमएम का आधार ग्रामीण इलाकों में है तो बीजेपी की पकड़ शहरी क्षेत्र में। लेकिन बीजेपी इस बार जिस तरह से आदिवासी सीटों पर फोकस कर रही थी लगातार, उसके चलते कुछ आदिवासी बेल्ट में बड़ी वोटिंग कुछ भी गुल खिला सकती। झारखंड बनने के बाद से ये 5वां विधानसभा चुनाव है। पिछली बार चुनाव में वोटिंग ट्रेंड को देखते तो जब जब कम वोटिंग हुई है तो राज्य में सरकार अस्थिर हुई। 5 साल तक मुख्यमंत्री बनते और हटते रहे। वहीं जब भी चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ा तो राज्य को स्थिर सरकार मिली और 5 साल चली भी। झारखंड में पहली बार 2005 में चुनाव हुए और 57% वोटिंग हुई थी और इस चुनाव में किसी को भी बहुमत नहीं मिला था और 5 साल में 4 सरकारें बनी और गिरी। और इतना ही नहीं, एक बार राष्ट्रपति शासन तक भी लगा। तो पहले चरण के वोटिंग प्रतिशत को अगर डिकोड करें तो जो बातें साफ होती दिख रही हैं, उनमें पहली और अहम बात यह है कि झारखंड में इस बार वोटर निर्णायक मोड में नजर आ रहे हैं। मतलब जो भी सरकार बनेगी वो टिकाऊ होगी। दूसरी बड़ी बात कि आदिवासी समुदाय में वोटिंग को लेकर रुझान बढ़ा है। मतलब सत्ता की चाबी इस बार आदिवासी समुदाय अपने हाथों में रखना चाहता है। तीसरी बड़ी बात, पिछले चुनाव में इन 43 सीटों में 28 सीटें जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को मिली थी, जबकि बीजेपी को 13 सीटें मिली थी। बीजेपी के नेता इस बात से उत्साहित हो रहे हैं कि जब भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो उन्हें फायदा ही होता है। और इस बार आदिवासी समुदाय के लोग बीजेपी को वोट करने के लिए घरों से बाहर निकले और ये कांग्रेस और जेएमएम के सिटिंग विधायकों के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं। वैसे भी पिछले चुनाव का ट्रेंड ये बताता है कि झारखंड में 50% से भी ज्यादा सिटिंग विधायकों को हार का सामना करना पड़ा था। एक पुरानी कहावत है, ज्यादा बोलने वालों को चुप्पा, यानी चुप रहने वालों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। और ऐसे ही चुप्पा वोटर हैं झारखंड की महिलाएं। झारखंड में आधी आबादी, सही मायने में आधी आबादी है। यहां हर 1000 पुरुषों के मुकाबले 948 महिलाएं हैं। जब हम आधी आबादी कहते हैं तो शायद झारखंड का उदाहरण सबसे सटीक है। और महिलाएं आमतौर पर साइलेंट वोटर मानी जाती हैं। वो चुप रहकर खामोशी से जहां घर का काम भी करती हैं, तो वहीं चुप रहकर यानी खामोशी से ही सरकारें भी हिला देती हैं। तो इन वोटिंग परसेंटेज में महिला वोटर्स के फैक्टर को भी नहीं भूलना चाहिए। और वैसे भी झारखंड के चुनाव में इस बार अगर मुद्दे देखें या पैटर्न देखें तो महिला वोट शायद सबसे अव्वल दर्जे पर नजर आएगा कि किसके पाले में जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। अब जितनी नजरें उतने नजरिए। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि ये बढ़ता वोटिंग परसेंटेज हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना की वजह से है। ये सम्मान योजना महिलाओं के लिए है, जिसमें महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए पहुंच रहे हैं और ये सम्मान राशि पाने वाली महिलाएं करीब 49 लाख के करीब है। हालांकि इसके काउंटर पे बीजेपी ने भी सरकार बनने पर हर महीने महिलाओं को गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपए देने का वादा किया है। पर दूर की अठन्नी से सामने की चवन्नी भली, अगर वो वाली मानसिकता वोटर्स ने दिखाई, माने कल जो मिलेगा अगर उसके मुकाबले आज जो मिल रहा है उस पर फोकस किया, तो बीजेपी का खेल खराब हो सकता है। और वैसे भी
जेएमएम ये वादा कर चुकी है कि जो 1000 रुपए अभी तक महिलाओं के खाते में जा रहे थे वो बढ़कर 2500 हो जाएंगे। तो ऐसे में 2100 से 2500 ज्यादा है। तो यहां पर जो अक्सर एक पैटर्न है, एक सोच है कि महिला वोटर्स बीजेपी की तरफ जाते हैं, कहीं ना कहीं ये योजना जेएमएम को भी अपना वेटेज दे रही है। अब देखिए, राजनीति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां सारे काम जनता के नाम पर होते हैं और जनता बेचारी हर बारी अपनी बारी का इंतजार करती रह जाती है। वो तो भला हो चुनाव का, नहीं तो नाम के लिए भी जनता गुमनाम रह जाती है। अब ये गोलमोल बातें करनी इसलिए जरूरी थी क्योंकि झारखंड में अब जहां जहां वोट पड़ने जा रहे हैं वहां एक्शन भी है, इमोशन भी है और ड्रामा भी भरपूर है। यानी सियासत का सिनेमाई संसार। झारखंड का कोयलांचल, यहां गैंग्स ऑफ वासेपुर तो अब बस नाम का है, लेकिन सियासत का सिनेमाई अंदाज आज भी वैसा का वैसा नजर आता है। झरिया में सुलगते कोयले के बीच दिरानी जेठानी की अदावत अब राजनीति की रणभूमि तक आ पहुंची। झरिया का चुनाव दो पारिवारिक प्रतिद्वंदी के वर्चस्व, कोयला खनन, ट्रेड यूनियन, पॉलिटिक्स, भूधसान, विस्थापन, रंगदारी और गैंग वॉर की कहानी है, जो पिछले कई दशकों से झरिया और धनबाद इलाके की एक सच्चाई बन चुकी। नेता नगरी माने न माने, लेकिन यहां के वोटर कुछ ऐसा ही मानते आए। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म यहां के लिए कोई कहानी भर नहीं थी, बल्कि जीती जागती सच्चाई है जो पिछले 30 सालों से यहां की राजनीति को रास्ता दिखा रही है। इस बार भी यहां एक परिवार के दो बहुओं का टकराव भर नहीं है, बल्कि सिंह मेंशन और रघुकुल के बीच वर्चस्व की जंग है। सिंह मेंशन, जिसका प्रतिनिधित्व झरिया के बीजेपी के प्रत्याशी रागिनी सिंह करती हैं, तो वहीं दूसरी ओर रघुकुल से जुड़ी हैं कांग्रेस उम्मीदवार पूर्णिमा नीरज सिंह, जो मौजूदा विधायक है। 2019 तक स्थानीय राजनीति का केंद्र धनबाद स्थित सिंह मेंशन था, लेकिन पूर्णिमा के जीतने के बाद यहां केंद्र झरिया के रघुकुल में शिफ्ट हो गया। इस परिवार में राजनीति की शुरुआत होती है यहां के दबंग नेता रहे सूरज देव सिंह से। सूरज देव सिंह रागिनी के ससुर थे। सूरज देव सिंह झरिया से 4 बार विधायक भी रह चुके। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी कुंती देवी से लेकर उनके छोटे भाई बच्चा सिंह और उनके बेटे संजीव सिंह भी विधायक बने। दूसरी ओर पूर्णिमा के ससुर राजन सिंह सूरजदेव सिंह के भाई थे। दोनों परिवारों की अदावत के पीछे एक बड़ी वजह पूर्णिमा के पति नीरज सिंह का मर्डर रहा है, जिसके आरोप में उनके चचेरे भाई और रागिनी के पति संजीव सिंह पिछले 7.5 साल से जेल में हैं। ये बात अलग है कि अभी तक आरोप साबित नहीं हो पाया। इससे पहले 2014 में बीजेपी के टिकट पर संजीव और कांग्रेस के टिकट पर नीरज का टकराव हो चुका है, जिसमें नीरज को हार का सामना करना पड़ा था। और इस बार भी कोयलांचल में देवरानी जेठानी का दंगल कांटे की टक्कर बना हुआ है। दरअसल कोयले को झारखंड का हीरा कहा जाता है। झारखंड में करीब 119 कोयले की खदानें एक्टिव हैं। लेकिन ये भी कम विडंबना की बात नहीं है कि राज्य बिजली के मामले में आज तक आत्मनिर्भर नहीं हो सका है। झारखंड में मौजूदा पावर प्लांट की क्षमता 6200 मेगावाट है, जबकि आमतौर पर झारखंड को 1600 मेगावाट की जगह मुश्किल से 1300 मेगावाट बिजली भी मिल पाती है। बरसात के मौसम में ही 1600 मेगावाट बिजली मिल पाती है और इसका कारण है पूरी क्षमता से पावर प्लांट से उत्पादन नहीं हो पाता। गर्मी के मौसम में बिजली की मांग बढ़ जाती है और बढ़कर 2500 से 3000 मेगावाट तक पहुंच जाती है और इस मांग की पूर्ति के लिए बिजली खरीदनी पड़ जाती है, जबकि यहां गोड्डा में मौजूद पावर प्लांट से बांग्लादेश तक को बिजली की सप्लाई की जाती है। बिजली की ये कमी यहां राजनीति के अंधियारों को साफ तौर पर उजागर करके रख देती है।
और झारखंड अपने बचपन से लेकर जवानी तक रोशनी की उम्मीद में सूख कर काटा हुआ जा रहा है। खैर, दूसरे चरण के रण में जिन इलाकों में वोटिंग होनी है, उनमें संथाल का वो मजबूत इलाका भी शामिल है जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा बेहद मजबूत मान रही है खुद को। लेकिन इस बार घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर बीजेपी ने लड़ाई को बेहद दिलचस्प बना दिया। बीते विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आदिवासी क्षेत्र में लगे झटके से उबरने के लिए भाजपा ने इस बार लव जिहाद, वोट जिहाद और लैंड जिहाद को मुद्दा बनाया। और इसी वजह से जेएमएम कांग्रेस गठबंधन यहां महिला वोटर पर खास तौर पर फोकस कर रहा है। जेएमएम कांग्रेस ने यहां की पार्टी के स्टार प्रचारक खासकर कल्पना सोरेन की ज्यादा जनसभाएं करवाई गई ताकि घुसपैठ का मुद्दा हवाई हो जा सके। अब कुल मिलाकर बात यह है कि झारखंड में इस बार दो अहम मुद्दे हैं जो चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर रहे हैं, या यूं कहे हार और जीत तय करने वाले। सबसे पहले घुसपैठ का मुद्दा, जिसको लेकर बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है और बीजेपी का सारा चुनाव प्रचार और फोकस घुसपैठ को लेकर ही था। बीजेपी ने आदिवासी महिलाओं को अपने पक्ष में करना चाहती है इस मुद्दे के साथ, और इसकी काट के लिए जेएमएम ने कल्पना सोरेन का चेहरा आगे करके रखा है। अब देखिए बीजेपी का जो घुसपैठ का मुद्दा है उससे क्या हो रहा है। सबसे पहले जेएमएम के आदिवासी वोट बैंक में सेंध मारी, दूसरी बात है पोलराइजेशन, और तीसरा बड़ा मुद्दा है कि किस तरीके से संथाल वाले इलाके में जेएमएम को पीछे करना। दूसरे चरण में संथाल में चुनाव। अब यह देखना होगा कि घुसपैठ का मुद्दा अगर बीजेपी के पक्ष में जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं रोक सकता उसके अलायंस को सरकार में आने से। लेकिन अगर उसके पक्ष में नहीं जाता तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है झारखंड का चुनाव। लेकिन अब बात हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से कल्पना सोरेन राज्य की राजनीति में जेएमएम का चेहरा बनी है, वो किसके लिए नफा और किसका नुकसान करेगा, वो चुनाव के नतीजे तय करेगा। राइज ऑफ कल्पना के फैक्टर ने अगर जेएमएम के पक्ष में समा बांधा तो बीजेपी के लिए उसकी काट ढूंढनी मुश्किल हो जाएगी, और तब हेमंत सोरेन को जेल भेजना बीजेपी के लिए कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती होगी, ये नतीजे बताएंगे। लेकिन अगर कल्पना फैक्टर के बावजूद आदिवासी महिलाओं का वोट बीजेपी को मिला तो बीजेपी की जीत निश्चित मानी जा रही है। दूसरा बड़ा मुद्दा है मैया सम्मान योजना। हालांकि कल्पना सोरेन से जुड़ा मुद्दा है, महिलाओं की भीड़ कल्पना सोरेन के रैलियों में नजर आ रही है, लेकिन मैया सम्मान योजना वर्सेस गोगो दीदी योजना, दो काउंटर योजना एक जैसी एक दूसरे के सामने। अब देखिए मैया सम्मान योजना के तहत हेमंत सोरेन ने सम्मान राशि को बढ़ाकर 2500 रुपए करने का ऐलान कर दिया है, जो बीजेपी के वायदे से 400 रुपए ज्यादा है। और बड़ी बात यह है कि हेमंत सरकार अब तक 1000 रुपए महिलाओं के खाते में डाल रही है, तो लाभार्थी महिलाओं की ये फौज गेम बदल सकती है। यानी बेशक अभी ये साफ नहीं कि महिला वोटर का रुझान किस तरफ होगा, लेकिन इतना तय है कि झारखंड में सत्ता की चाबी महिला वोटर्स के हाथ में है। और इसके अलावा रोजगार, सड़क, बिजली, भ्रष्टाचार, ये तमाम मुद्दे, स्थानीय मुद्दे चुनाव नतीजे को प्रभावित करेंगे, क्योंकि जब हम जमीन पर गए थे तो वहां पर इन मुद्दों की चर्चा थी। और इस बार वोटर जब घर से निकल रहा है तो ये सारे मुद्दे दिल में लेकर वोट करने पहुंच रहा है। दूसरे चरण में 20 नवंबर को कुल 38 सीटों पर चुनाव होंगे। इसमें बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का इम्तिहान होगा और हेमंत सोरेन के आदिवासी वोटर पर पकड़ की भी परीक्षा। लेकिन इस लड़ाई में कल्पना फैक्टर को बेहद अहम माना जा रहा है। नेता अपनी ईमानदारी की कस्में उठा रहे हैं, लेकिन वोटर कह रहा है तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तुमको प्यार करते हैं। और जब आप ये गाना सुनेंगे तो आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाएगी। शायद आप समझ पाएंगे कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं।